नमस्कार। विज्ञान भारती के इस अंक में सर्वप्रथम मैं मनोज माइंडकर, मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करते हैं। आज 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है और ये अंक भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान को समर्पित है। विज्ञान भारती के इस अंक में आप सुनेंगे संपादकीय भारतीय विज्ञान की कुछ उपलब्धियां, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 पर विशेष। इसके अंतर्गत इसरो के वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं के बारे में इसरो अध्यक्ष श्री वी नारायणन का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफल मिशन पूरा कर भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अनुभव और बच्चों के लिए उनके संदेश। प्रथम मानव युक्त भारतीय अंतरिक्ष मिशन के गगनयात्री प्रशांत नायर के संदेश। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में राज्यों की पहल के लिए समर्थन। अंतरिक्ष में भारत की उड़ान, जानकारी, भारतीय अंतरिक्ष नीति, वर्तमान और भविष्य। अगस्त माह में जन्मे और दिवंगत हुए कुछ वैज्ञानिकों के कार्य, अगस्त माह के खास दिवस और विज्ञान जगत की बातें। भारत ने हाल के वर्षों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक पहल की, जिनके सकारात्मक प्रभाव भी दिख रहे हैं। 2025 में भारत की नवीकरणीय क्षमता 223 गीगावाट, सौर ऊर्जा 107.9 गीगावाट हो गई है। एक पेड़ मां के नाम के तहत 109 करोड़ पौधे लगाए गए। मिशन लाइफ जीवन शैली आधारित जलवायु कार्रवाई, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम 2023, स्वच्छ भारत और नमामि गंगे योजना के तहत स्वच्छता और नदी पुनरुद्धार, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन आदि से पर्यावरण हितैषी कार्यों को प्रोत्साहन मिला है। जम्मू और कश्मीर में रेल पुनर्जागरण के लिए 6 जून 2025 को माननीय प्रधानमंत्री ने 272 किलोमीटर लंबी 36 सुरंगें और 943 पुल वाले दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। वैज्ञानिक अनुसंधान विकास के माध्यम से भारतीय किसानों के सशक्तिकरण के अंतर्गत बेहतर उपज के लिए ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सटीक कृषि तकनीक, उच्च उपज और जलवायु प्रतिरोधी बीजों को ICAR और कृषि अनुसंधान केंद्रों द्वारा विकसित किया जाना, जल संचय के लिए ड्रिप, सूक्ष्म और सौर ऊर्जा चालित प्रणालियों की मदद से स्मार्ट सिंचाई और ई-नाम, कृषि स्टार्टअप और मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, वास्तविक समय में कीमतें और मौसम संबंधी अपडेट आदि दिया जाना शामिल है। भारत के परिवहन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति और भारतमाला परियोजना में सड़कों, रेल, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रसद को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत कर और भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाकर यात्रा समय कम करने और व्यापार गलियारों को बढ़ावा देने के लिए 34,800 किलोमीटर का राजमार्ग बनाया गया है। मिशन शक्ति के तहत अग्नि श्रृंखला और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर तेजस फाइटर जेट, INS विक्रांत और अरिहंत श्रेणी के सबमरीन, रक्षा कॉरिडोर, मेक इन इंडिया परियोजनाएं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ने रक्षा क्षेत्र में भारत की स्वदेशी ताकत को प्रदर्शित किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफल मिशन पूरा कर लौटे भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपने अनुभव और बच्चों को संदेश देते हुए कहा, वास्तव में बहुत अविश्वसनीय मिशन रहा है। हम ट्रेनिंग करते हैं, हम तैयारी करते हैं और एक इमेज बनती है आपके मन में कि कैसा महसूस होगा जाने से पहले। और मिशन तो 20 दिन का है, हम लोग 1 साल वहाँ थे, तो मेजॉरिटी टाइम जो था वो ट्रेनिंग में गया। लेकिन उसके बाद भी जब आप मिशन एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका अनुभव कुछ अलग ही है। जैसा मैं अगर आपको बताऊं भी तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो कन्वे कर पाऊंगा कि जो मैंने फील किया ये मिशन कैसा था। ट्रेनिंग के दौरान भी और मिशन के दौरान भी और जनरली लाइफ में भी मतलब मोमेंट्स आते हैं जब आप घबराते हैं या जब आपको डर लगता है या जब आप एंग्शियस हो जाते हैं। होती हैं चीज़ें ऐसी, ये कहना ठीक नहीं होगा कि कभी नहीं लगता तो है ही, कि सबको ही लगता है, डर सबको लगता है जैसे कहते हैं। बट मुझे लगता है कि विश्वास होता है लोगों पर, एक बहुत बड़ी टीम लगती है ऐसे मिशन को एग्जीक्यूट करने में। और इससे बड़ा भरोसा तो आप किसी को नहीं दे सकते कि इंजीनियर आपके लिए वो मिशन तैयार कर रहा है, वो व्हीकल तैयार कर रहा है और वो रॉकेट तैयार कर रहा है और आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं इसमें बैठ के जाऊंगा, मुझे आपके ऊपर इतना भरोसा है। मैं अपनी एक तरह से अपनी लाइफ उसके हाथ में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे आपके ऊपर भरोसा है। तो मुझे लगता है ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट की भावना है, ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है जो आपको इन चीज़ों से डील करने में मदद देती है। एंड अगर कोई परेशानी है या कोई टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है तो हम उसको डिस्कस करते हैं बहुत ट्रांसपेरेंसी से। वो ट्रस्ट बढ़ाता है एक दूसरे के बीच में। कैसे स्पेस को हमें यूटिलाइज करना है, विकसित भारत का जो सपना है
2047 का, और वहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे हम स्पेस को एक नेशन बिल्डिंग के लिए यूज़ करें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। बच्चों से जो भी हैं, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि ये बहुत गोल्डन टाइम है हमारे लिए, जिस समय हम अभी भारत में हैं और जिस तेज़ी से हम ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हमें आपकी ज़रूरत है। ये जो सपने हमने देखे हैं और जो एम्बिशंस हमने अपने लिए निर्धारित किए हैं, इनको पूरा करने के लिए हमें ज़रूरत है आपकी। तो आप क्यूरियस रहिए, एक्साइटेड होइए, इन अपॉर्चुनिटीज़ को देख के मेहनत करिए और इन फील्ड्स को परस्यू करिए। और बस बहुत जल्दी जब 2040 में हम अनाउंस करेंगे मून से जब पहला भारतीय पहुंचेगा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, इसको सीज़ करिए। ये है हमारा मौका, अभी है। पहली बार हमारे एस्ट्रोनॉट गए थे 1984 में, राकेश शर्मा गए थे, और उस समय भी एक्साइटमेंट था उनके बारे में। हमने बहुत सालों तक उनके बारे में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं था जिसकी वजह से बच्चे उसको फॉलो कर पाएँ। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार जब हम गए हैं तो अभी हमारे पास एक प्रॉपर प्रोग्राम है, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और मून लैंडिंग का प्रोग्राम है। तो मुझे लगता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, इन प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ है कि आप एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी क्रिएट करिए, बच्चों को जगाइए, और जब एक बार वो जगे हैं और वो उसकी तरफ बढ़ते हैं तो उनको मौका दीजिए कि वो कैसे उस क्यूरियोसिटी को, एक सपने को, एक ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करें। तो मुझे लगता है दोनों ही पहलू इस समय एड्रेस हो रहे हैं और हम एकदम सही जगह पे हैं। और ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए, इन चीज़ों के बारे में बात करिए और लोगों को बताइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अचीव करने के लिए हमें इनकी ज़रूरत है। यही बच्चे बड़े होकर ये मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेंगे। प्रथम मानवयुक्त भारतीय अंतरिक्ष मिशन के गगनयात्री प्रशांत नायर। मैं बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप ऑलरेडी पूर्ण हो, पूर्णमदम पूर्णमिदम, पूर्णता से ही पूर्ण आता है ना। तो उस पूर्णता से जो कुछ भी करना है कर लो। तो हमारा वही है जो मैसेज है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें पूर्णता से कर लो। यू आर ऑलरेडी देयर, नाउ डू एवरीथिंग एल्स बिकॉज दैट्स अ बोनस। यू आर ऑलरेडी दैट डिवाइन। सत चित आनंदम। व्हाट इज सत? सत्यम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम, द ट्रूथ। द टाइम ऑफ भारत हैज कम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वेदर इट्स टेक्निकल prowess, whether it's industry, whether it's a Josh, our time has come to know the implications. You must see the way when we were abroad with lot of pride and with little bit of envy from the others. You know, they say, how come you all have achieved so much? And that too with a lot of humility. So that's the Satyam part of Satchit, that is Shivam. Whenever Bharat does something, we make sure that everyone benefits. That's the consciousness we have because we believe one is everyone. It's not a zero-sum game. So similarly, from the experience point of view, when we were in the US, everyone had a lot of respect for all the things that we do. And they said that whatever you guys have been doing, you make sure that you share knowledge. And then Anandam, Satchit Anandam, that is Satyam Shivam Sundaram. Everything is really beautiful. There's a reason why this ancient land has been providing guidance to the entire world since a long time. It's because we believe in the oneness of humanity. That's what space gives us. That's what our future is going to give us in the space program. That's what our children will give us by being inspired here today. मनुष्य के जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाने में कई वैज्ञानिकों ने अपने शोध कार्यों द्वारा अनमोल योगदान दिया है। आइए सुनते हैं अगस्त महीने में जन्मे कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों और उनके कार्यों के बारे में। भारतीय रसायन वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, जिन्होंने मर्क्यूरस नाइट्राइड और अमोनियम नाइट्राइड का संश्लेषण किया, उन्हें भारत में आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अपने देहांत से पहले उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति सामाजिक कार्यों के लिए दान कर दी थी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। वे 1969 में अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से चांद पर गए थे। स्वीडन के वैज्ञानिक जोन्स जेकब बर्जिलियस, जिनकी गणना आधुनिक रसायन विज्ञान के संस्थापकों में की जाती है, उन्हें खासकर परमाणु भार मालूम करने के लिए जाना जाता है। प्रख्यात भारतीय कृषि विज्ञानी एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। इनके वैज्ञानिक पहल से चावल और गेहूं की उन्नतशील किस्मों के जरिए अन्न की पैदावार बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में कामयाबी मिली थी। स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लागी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। अंग्रेज भौतिक विज्ञानी माइकल फैराडे, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत चुंबकीय घूर्णन की खोज के लिए दुनिया में विख्यात हैं। विख्यात अमेरिकी जैव भौतिक विज्ञानी डोनाल्ड रेडफील्ड ग्रिफिन जंतुओं के व्यवहार पर केंद्रित अपने अनुसंधान के लिए जाने जाते हैं। अंग्रेज भौतिक विज्ञानी P.A.M. डिराक, जिन्हें क्वांटम यांत्रिकी पर अनुसंधान के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेकर एक उल्लेखनीय सिद्धांत दिया था।
अब सुनते हैं इसरो के वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं के बारे में इसरो अध्यक्ष श्री वी नारायणन को। India is working on the Gaganyaan program. 23 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसी दिन 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग भारत की सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर देश में भारतीय रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष में भारतीय को ले जाने के लिए गगनयान कार्यक्रम पर काम चल रहा है और अभी हमारे 55 उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा में हैं और हमें अगले 3 से 4 वर्षों के भीतर इस संख्या को कम से कम 3 गुना तक बढ़ाना है। हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हम निसार उपग्रह स्थापित करने में भी लगे हुए हैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह में GSLE वाहन का उपयोग किया जा रहा है और भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित पहले रॉकेट का प्रयोग करके प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री ने इसरो को चंद्रयान की सफलता में योगदान देने के लिए चंद्रयान 4 और 5 के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण दिया है। इसके लिए हम एक नया बुनियादी ढांचा बनाने जा रहे हैं और हम चंद्रमा पर क्रूड मिशन भेजने पर काम करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के आधार पर इसरो विकसित भारत विजन में योगदान करने जा रहा है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों और उनके कार्यों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि अगस्त माह में होती है। वैज्ञानिक रुडोल्फ क्लासियस ऊष्मा गतिकी के संस्थापकों में से एक रहे। उन्होंने ऊष्मा गतिकी के पहले और दूसरे नियम प्रतिपादित किए। भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक येल्लाप्रगदा सुब्बाराव ने कोशिका में एडिनोसाइनिन ट्राइफास्फेट की ऊर्जा स्रोत की भूमिका के बारे में पता लगाया। फाइलेरिया रोधी, मलेरिया रोधी दवाओं के विकास समेत कैंसर के इलाज में भी अहम योगदान दिया। अमेरिकी जैव रसायन विज्ञानी रोला एन हार्गर ने मानव रक्त में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करने का पहला महत्वपूर्ण उपकरण बनाया, जिसे ड्रंकोमीटर कहते हैं। जर्मन जीव वैज्ञानिक अंसर्ट हैकल, जिन्होंने प्राणी जगत को एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में विभाजित किया। इसके अलावा इन्होंने जीव विज्ञान में कई शब्द दिए जिनका प्रयोग आज के वैज्ञानिक और शोधार्थी करते हैं, जैसे इकोलॉजी, फाइलम और फाइलोजेनी। अमेरिकी सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक मैक्स थाइलर, जिन्हें येलो फीवर पर किए गए अनुसंधान के लिए 1951 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। उनके कार्यों से इस विशेष बुखार के इलाज और टीकाकरण में बड़ी मदद मिली। एंग्लो अमेरिकी इंजीनियर विलियम बी शोकले, जिन्हें ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए जॉन बार्डीन और वॉल्टर ब्रेटन के साथ 1956 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। देश की अंतरिक्ष नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय अनुसंधान की प्रेरणा है। भारतीय अंतरिक्ष नीति वर्तमान और भविष्य विषय पर सुनते हैं निदेशक अंतरिक्ष नियामक नीति एवं व्यवसायीकरण ध्रुव अंतरिक्ष श्री केयूर गांधी और सीमा कुमारी की बातचीत। जब भी हम भारत में स्पेस की चर्चा करते हैं तब अक्सर हम इसरो की बात करेंगे, वैज्ञानिकों की बात करेंगे। इन सारी चीजों के पीछे नीतियों की भूमिका जो है वो सर्वोपरि है। हमारे लिए नेशनल स्पेस लॉ से बड़ा है नेशनल स्पेस पॉलिसी। ये स्पेस बहुत ही पेचीदा मामला है। इसका उपयोग हमारे सिविलियन एप्लीकेशन में भी है, डिफेंस में भी है। और स्पेस एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आज दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ अकेले अपने देश में बना के अपने देश से कर सकता। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो स्पेस पॉलिसी इसमें सबसे बड़ी क्यों होती है? क्योंकि स्पेस पॉलिसी हमें ये मार्ग दिखाती है कि हमें एक देश की तरह हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्पेस में आगे बढ़ने के लिए, जिसमें बहुत ही क्लियर रोल्स असाइन किए गए हैं। जैसे इसरो एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका काम जैसे चंद्रयान, मंगलयान, नए सारे मिशंस करना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इस प्रकार के नए टेक्नोलॉजीज और नए मिशंस बनाना वो इसरो का काम है। और इसरो क्योंकि आज तक ये सब करते आया है, तो इसरो ही अब मदद करेगा आगे चल के प्राइवेट सेक्टर की भी, कैसे अपनी टेक्नोलॉजीज देके
अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके देना है, क्योंकि आज एक स्पेस कंपनी अकेले कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। उसमें बहुत ही पैसा लगता है, बहुत ही तकनीकी उपलब्धियां लगती है, और आज हमारे देश में उतने सारे ट्रेंड इंजीनियर्स हो, लॉयर्स हो, इकोनॉमिस्ट हो, बिजनेस वाले हो, उतनी ट्रेनिंग नहीं है कहीं पे भी। फिर आता है NSIL, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसका काम है, जिस प्रकार से इसरो ने आज तक सारे मिशंस किए ताकि हमें कम्युनिकेशन सर्विस मिले सैटेलाइट से। जैसे बहुत कम लोगों को ये एग्जाम्पल पता होगा, जो सबसे पहला मिशन हुआ था इंडिया का, या फिर सबसे पहला जो एक्टिविटी हुआ था, वो था साइट वो प्रोजेक्ट था जिसके अंदर कृषि दर्शन का प्रोग्राम और एजुकेशन का प्रोग्राम सैटेलाइट के तौर पे दिया था। और उसके बाद आती है इंडस्ट्री, जिसका अब काम है कि हम स्पेस को एक उद्योग में बदले, और इस प्रकार बदले कि इस उद्योग से जो भी बेनिफिट है वो सबसे आखिरी इंसान तक पहुंचे, एक किसान तक भी पहुंचे, एक इंश्योरेंस वाले तक भी पहुंचे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक भी पहुंचे, उन तक भी पहुंचे जो पहाड़ों में रहते हैं, उन तक भी पहुंचे जो चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम से जुड़े। जी बिल्कुल, हाँ, ये हमारी स्ट्रैटेजी हो गई है देश की। जब ये स्ट्रैटेजी है तो जो रेगुलेशन है जिसके तहत आप ये पता करते हैं कि अगर कोई भी कंपनी या स्टार्टअप कुछ काम कर रही है तो क्या वो नेशनल इंटरेस्ट में कर रही है, इसे समझाना हमारे रेगुलेशन का काम है। वहां पे ये एक ऐसी चीज है जो हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है। नेशनल पॉलिसी के अंदर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसका नाम है INSPACE, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। सबसे बड़ा डर किसी भी उद्योगपति का, किसी भी साइंटिस्ट का यही होता है कि अच्छा ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसमें इतने सारे लॉज है, इतनी सारी चीजें जहां पे हमें हाँ ना करना पड़ेगा। तो इसलिए INSPACE को बनाया गया, जिसका काम है कि किसी भी प्रकार से, जैसे सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करना हो तो हमें दूरसंचार विभाग जाना पड़ता है, अगर हमें बाहर की किसी कंपनी से काम करना हो, बाहर कुछ भेजना हो तो हमें विदेश मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय तक जाना पड़ता। तो इन सबको एक जगह इकट्ठा करना और इन सबकी नीतियों को ऐसे बांधना कि हम सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखें, और साथ ही साथ हमारे जो नए कंपनीज है, जो इनोवेटिव माइंडसेट्स है, उनको हम आगे बढ़ा सके, इसका काम INSPACE का है। और INSPACE ने इसके लिए एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट भी निकाला है जो अब आगे और बढ़ता जाएगा, जिसे कहते हैं हम नॉर्म्स, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स, जिसके चलते इस चीज को देश के इंटरेस्ट के लिए यूज किया जाता है। जैसे आज अगर मैं सैटेलाइट लॉन्च करता हूं किसी इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेके, तो क्या हमारे देश में उतनी इकोसिस्टम है कि उस सैटेलाइट का पूरा डेटा इस्तेमाल किया जाए अच्छे तरीके से, जबकि हमें पता है का इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इस तरीके के कई चैलेंजेस है जिन्हें हमें टैकल करना पड़ता है, जिसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स, INSPACE जो बना हुआ है वो सिर्फ रेगुलेटर नहीं, वो एक प्रमोशन बॉडी भी है, जिसका काम ये भी है कि वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करे और हमारी इकोसिस्टम को बढ़ावा दे। ध्रुवा एक ऐसी कंपनी है जिसका जो गोल है वो यही है कि हमें सबके लिए अंतरिक्ष पहुंचना बिल्कुल इजी बनाना है, जिसके चलते हम खुद हमारे सैटेलाइट्स बनाते हैं, हम खुद कई सारे लॉन्च व्हीकल्स के साथ काम करते हैं, हम खुद ग्राउंड स्टेशंस भी बनाते हैं। इसमें अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि आज उद्योग करने में सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है वो सिर्फ टेक्निकल नहीं होती, वो रेगुलेटरी और लीगल भी होती है। इसका मतलब जो भी स्पेस जाना चाहते हैं, जिस प्रकार INSPACE हमारे लिए इजी बनाता है स्पेस तक पहुंचना, उसी प्रकार मेरा काम है कि ध्रुवा स्पेस में रह के मैं उस इनिशिएटिव में जैसे हो सकता है कंट्रीब्यूट करूं, ये समझाने में कि हम कैसे अंतरिक्ष पहुंचना चाहते हैं, कैसे बाकी देश और हमारे देश के बाकी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं स्पेस तक पहुंचने, और साथ ही साथ जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ध्रुवा स्पेस के साथ जुड़ना चाहते हैं स्पेस में जाने के लिए, मैं उनके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं कि इतनी सारी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, सेफ्टी की हो, फाइनेंशियल रेगुलेशन की हो, किसी की भी हो, तो मुझे उनके लिए ये सिंप्लीफाई करनी है। यही मेरा सिंपल गोल है, और मेरे जो भी डिसीजंस होते हैं, मेरी जो भी एक्टिविटीज होती है डे टू डे, वो सिर्फ इसी के लिए होती है। और अब कुछ विज्ञान जगत की बातें प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर मनीष मोहन गोरे। नया स्मार्ट सेंसर विस्फोटक हाइड्रोजन और जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का पता लगा सकता है। IISER तिरुवनंतपुरम के भौतिकी विभाग के शोधकर्ता ने एक ऐसे ही सेंसर को तैयार कर लिया है जो कमरे के तापमान पर यहाँ तक कि अल्प मात्रा में भी हाइड्रोजन का पता लगा सके। यह सेंसर ईंधन स्टेशनों, वाहनों और औद्योगिक संयंत्रों में वास्तविक समय में हाइड्रोजन रिसाव का पता लगाने की दिशा में मदद करता है। अंतरिक्ष स्टेशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने इलेक्ट्रोलिसिस की वैज्ञानिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन हासिल किया है। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया विद्युत की मदद से पानी को ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन में विखंडित कर देती है। भारहीनता की स्थिति में गैस के बुलबुले पानी की सतह पर नहीं उठते, बल्कि पानी में डूबे इलेक्ट्रोड से चिपक जाते हैं, जिससे इस क्रिया में बाधा आती है। शोधकर्ताओं ने अपने शोध लेख में बताया कि इलेक्ट्रोड के पास एक नियोडीमियम चुंबक रखने से बुलबुले हटाने में मदद मिलती है। अल्जाइमर रोग के लिए एक नवीन उपचार विकल्प वैज्ञानिकों ने खोजा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के स्वास्थ्य संस्थान जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ताओं ने इसके उपचार का एक महत्वपूर्ण विकल्प तैयार किया है। अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति के मस्तिष्क में परिवर्तित mRNA का अध्ययन किया गया और शीघ्रता से सटीक निदान के लिए बायोमार्कर के रूप में mRNA की क्षमता की भी जांच की गई। इस महत्वपूर्ण शोध से यह उम्मीद जगी है कि जल्द ही इस बीमारी के उपचार के लिए एक परिवर्तनकारी उपाय हमें मिल सकता है। अंतरिक्ष में भारत की उड़ान 1975 में पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से शुरू हुई। अब तक 400 से अधिक विदेशी उपग्रहों को कक्षा में पहुंचाया है। अंतरिक्ष में भारत की उड़ान, इस विषय पर सुनते हैं डॉक्टर प्रकाश चौहान, निदेशक राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र इसरो से सीमा कुमारी की ये भेंट वार्ता। NRSC बड़ी संस्था है जो इसरो के साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुसंधान में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। वो योगदान कैसे है, किस तरीके से दिए जा रहे हैं? हमने 30 जुलाई को जो हमारा मिशन है, जो हम अमेरिका के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसको NISR मिशन या नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन है, इस सैटेलाइट का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक जो है वो श्रीहरिकोटा से किया गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, जिसमें कि भारत और अमेरिका साथ में मिलकर एक हमारा सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट है, जिसमें कि 2 फ्रीक्वेंसीज हैं। एक L बैंड फ्रीक्वेंसी है जो कि नासा ने डेवलप किया है वो रेडार सिस्टम को, और S बैंड फ्रीक्वेंसी सिस्टम जो है वो भारत ने उसको डेवलप किया है। तो ये सैटेलाइट जो है, जितनी भी हमारे पृथ्वी पर रिसोर्स संबंधित जितनी जानकारियां हैं, जिसमें कि एग्रीकल्चर है या हमारा फॉरेस्ट्री है या हमारे जो जितने भी जो हिमनद वाले क्षेत्र हैं, पोलर एरियाज हैं, अंटार्कटिका है, आर्कटिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन सब चीजों की, इन सब विषयों पर बड़ी सटीकता के साथ निगरानी करेगा। और जो हमारे पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज के द्वारा जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, उन सब की जो है ये हमको एक अर्ली वार्निंग भी देगा, और आगे आने वाले समय में हम कैसे क्लाइमेट मिटिगेशन कर सकते हैं, इस विषय में भी एक महत्वपूर्ण डेटा इससे NISR मिशन से आने वाला है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मिशन अभी ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और अगले 3 से 5 वर्षों में इसके द्वारा बहुत सारा डेटा हमें मिलने वाला है, और जिससे कि आम आदमी के जीवन में क्वालिटेटिव सुधार होगा इस डेटा के एनालिसिस के आधार पर। इसी तरह से और बहुत सारे मिशन हैं जिस पर कि इसरो और NRSC आगे आने वाले फ्यूचर में काम कर रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान में जो भारत की प्रेरणादायक यात्रा है, उसे देखते हुए भारत का भविष्य जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान में और अंतरिक्ष में कैसा रहे? जैसा कि आपने बताया कि जो भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी योगदान पिछले 1959 या 70 के बाद जब हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था, हमने इस अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस के बावजूद, जिसमें कि कई बार हमारे ऊपर जो है तकनीकी तौर से प्रतिबंध भी लगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डिनायल्स भी हुए। उन सब ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हुए आज हम जो है विश्व में अग्रणी एक स्पेस फेयरिंग नेशन के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में स्पेस का जो सेक्टर है वो ओपन अप हुआ है, और इंडिया भी जो स्पेस इकोनॉमी को डेवलप करने में हमारे आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। आज लगभग हम पूरे विश्व का 3 से 4% ही स्पेस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जिस तरह से अब स्पेस सेक्टर को ओपन किया गया है, आप देखेंगे कि 2035 और 40 तक ये हमारा कंट्रीब्यूशन लगभग 8 से 10% बढ़ना चाहिए, और इस स्पेस के अराउंड बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भारत में प्लान की जा रही है। इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में भी, जिसमें कि आगे आने वाले चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 और हमारा शुक्रयान मिशन है, हम लोग जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। और 1940-47 के आसपास तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को लक्ष्य दिया गया है कि चंद्रमा पर हमारा पहला अंतरिक्ष यात्री भी हम उतार सकते हैं। तो इसके अलावा जो गगनयान प्रोग्राम है, तो इन प्रोग्राम्स के माध्यम से भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आगे आने वाले समय में होने वाली है। और हमारे बहुत सारे जो प्रतिभाशाली युवा हैं, उनको अंतरिक्ष के क्षेत्र में
में कार्य करने के मौके और उनको अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाले समय में मिलने वाली। इस बार की जो थीम है एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, यानी आर्यभट्ट टू गगनयान। तो आर्यभट्ट से गगनयान तक जो प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं हैं, उसको जोड़ते हुए आपको क्या लगता है कि जो पिछली कड़ी रही है हमारे वैज्ञानिकों के, वो आने वाले समय में जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, इसके अलावा तकनीकी और बढ़ेगी, उसको कैसे जोड़ेगा? जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, भारत एक प्राचीन सभ्यता है और विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी हमारा एक बहुत विशिष्ट इतिहास रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम हमारे इतिहास में, जिसमें कि जैसा आपने बताया आर्यभट्ट, भास्कर, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं। और जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम थी वो भी एक बहुत ही स्ट्रांग नॉलेज सिस्टम इंडिया में रहा है। तो उसी क्रम में हम प्रयासरत हैं कि किस तरह से हम हमारी प्राचीन नॉलेज बेस को और जो आधुनिक विज्ञान है उसको समायोजित करते हुए आगे आने वाले कार्यक्रमों का निर्माण करें और एक बैलेंस स्थापित करें, जिसमें कि जो भारत का ट्रेडिशनल नॉलेज है और जो हमारी मॉडर्न साइंस की नॉलेज है, साथ में लेकर हम इन चीजों को कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार का ये थीम जो है निर्धारित किया गया है। 2023 में भारत ने स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स को लागू किया और इन रिफॉर्म्स के तहत इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 जो है भारत सरकार ने जारी की और उसमें स्पेस के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया गया है। तो इस पॉलिसी रिफॉर्म का जो फायदा हुआ, पिछले 2 या 3 साल में लगभग 200 से 300 स्टार्टअप कंपनीज जो हैं वो भारत में स्पेस के विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें रॉकेट निर्माण है, सैटेलाइट का बनाना है, सैटेलाइट सेंसर्स का डेवलपमेंट करना है, ग्राउंड सेगमेंट्स के क्षेत्र में कार्य करना है और एप्लीकेशंस जो अंतरिक्ष के अनुप्रयोग हैं उसके क्षेत्र में कई स्टार्टअप कंपनियां आज भारत में काम कर रही हैं। और एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर एक नई संस्था जिसका नाम इन स्पेस है, जो कि हमारी रेगुलेटरी और प्रमोटिंग बॉडी है, उसको भी बढ़ाया गया है और इन स्पेस के माध्यम से सारे स्टार्टअप्स को आज प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं और उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए, चूंकि ये थोड़ा तकनीकी क्षेत्र भी है, तो इसरो के जितने भी अनुभव अंतरिक्ष क्षेत्र में रहे हैं उनको साझा करने के लिए स्टार्टअप्स के साथ जो इन स्पेस है वो आगे बढ़ चढ़ कर काम करता है। इसी क्रम में अभी कल ही एक अनाउंसमेंट हुआ है कि हमारे इन स्पेस के माध्यम से पहली बार 4 कंपनियों के कंसोर्शियम को अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बनाने का एक अवसर मिलेगा और ये प्राइवेट सेक्टर का कंसोर्शियम 12 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा अगले आने वाले 2 या 3 साल में। और ये भारत में ऐसा प्रथम प्रयास है जहां पर 4 स्टार्टअप कंपनीज मिलकर एक पूरा का पूरा एंड टू एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन जो है बनाने जा रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में राज्यों की पहलों के लिए समर्थन के लिए पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग के इन स्पेस के माध्यम से राज्य सरकारों से उनके संबंधित राज्यों में अंतरिक्ष निर्माण क्लस्टर स्थापित करने की इच्छा मांगी है। अंतरिक्ष निर्माण क्लस्टर और इन स्पेस के कार्य विस्तृत जानकारी दे रहे हैं अंतरिक्ष विभाग के भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस में संवर्धन निदेशालय के निदेशक विनोद कुमार। जैसा आपको मालूम है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्पेस सेक्टर रिफॉर्म किए थे 24 जून 2020। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर बनाया गया। ये ऑपरेशनलाइज हुआ जून 2022 में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। इसका रोल क्या है? हमारे 4 मेजर बिंदु हैं। वी आर प्रमोटर, वी आर अनेबलर, वी आर ऑथराइजर एंड वी आर सुपरवाइजर। मतलब संवर्धक, समर्थक, प्राधिकृतक एंड पर्यवेक्षक। ये 4 भूमिका हम निभा रहे हैं पिछले लगभग 3 साल से, जिसमें हमने काफी स्टेप लिए हैं। जैसे हमने स्टेट ऑफ आर्ट टेक्निकल सेंटर बनाया है उधर, ताकि उन लोगों को महंगी लैब एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़े। तो उसमें क्या लोग अपना कोवर्किंग स्पेस भी देते हैं, हम वो जाके वहाँ डिजाइन कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं और वहाँ से लॉन्च पैड की ले जा सकते हैं। छोटे सैटेलाइट है, 50 किलो तक के है उसका। आगे इसको बढ़ा भी रहे हैं। एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसरो से कर रहे हैं। 90 से ज्यादा टेक्नोलॉजी हमने ट्रांसफर कर दी है। ये भी बहुत जरूरी है। तो आपका लैब का हो गया, टेक्नोलॉजी का हो गया। अभी कोई भी प्राइवेट कंपनी इसरो की लैब भी यूज कर सकती है। तो 2020 से पहले ये कंपनियां जो एज ए वेंडर काम कर रही थी, अब कोई भी कंपनी कोई भी एक्टिविटी स्पेस सेक्टर में अंडर द सन पूरा कर सकती है, एंड टू एंड कर सकती है। तो तीसरा आता है फंडिंग। तो फंडिंग में क्या स्कीम है? हम प्री इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो हम कॉलेज के बच्चों से लेके बड़े किसी भी उम्र का हो जिसका कोई आइडिया है स्पेस
सेक्टर में वो उसे हमें दे, हम उसको इवेल्युएट करेंगे और फंड करेंगे। ये 3 फेज प्रोग्राम है जिसमें आइडिएट, इनोवेट एंड डेमोन्स्ट्रेट। तो आइडिएट फेज में हम उनसे प्रॉब्लम लेते हैं, उनका अगर अच्छा है तो हमको 2 लाख रुपया देते हैं उनको, ताकि वो उसको रिफाइन कर सकें, इनोवेट कर सकें। उसके बाद में हम डेमोन्स्ट्रेट फेज में जाते हैं, उनको लेकर 10-10 लाख रुपए देते हैं, कंपनी एस्टेब्लिश कराते हैं। 108 एप्लीकेशन मिली थी, 10 को चुना है इसके लिए, और अब उनको 10 के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं उनका, क्या होती है स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कैसे मार्केट करते हैं। ये सब के साथ में इतना अच्छा रेस्पॉन्स आया कि 60 आदमी तो ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया उसके लिए। तो ये भी हम कर रहे हैं उनके लिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फेज में क्या होगा, सीड फंड के लिए भी हमारी एक स्कीम है, उसमें ये भी जा सकती है, और भी लोग जिनके पास आइडिया है उनको 1 करोड़ तक की ग्रांटेड देते हैं हम। इसमें हमने 4 अनाउंसमेंट किए, 5वां चल रहा है, और 7 कंपनियों को ऑलरेडी हमने मनी डिस्पर्स कर दिया है। 1 करोड़ तक की ग्रांट देते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। अगर आप सीड फंड के बाद में देखेंगे तो हम 500 करोड़ का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड है। एक कंपनी को हम 25 करोड़ दे सकते हैं, अप टू 25 करोड़। अगर आप कोई किसी भी टेक्नोलॉजी को TRL 3-4 से लेके अगर आप 8-9 तक लेके जा सकते हो, तो आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजी को हमें देना है, मतलब विकसित करना है, उसके लिए हम फंड करेंगे इवेल्युएशन के बाद में। अभी उसके बाद में देखो तो 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया है, वो स्पेस के लिए है। तो ये क्या असेट इन्वेस्टमेंट फंड 2 होता है, उसको सिड भी वेंचर फंड मैनेजर है, और हमारी एक कमेटी होगी जो उसको गाइड करेगी, इन कंपनियों में कर सकते हो। तो ये आप देखो, टेक्निकल फैसिलिटेशन हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, आपको फंडिंग हो गया। हमारी एक रेजिडेंट एक्सपर्ट स्कीम है जिसमें हमारे पेरोल पर रेजिडेंट एक्सपर्ट हैं, और वो अवेलेबल है प्राइवेट कंपनियों के लिए, ताकि वो प्राइवेट कंपनियों को गाइड कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको स्किलिंग चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, तो स्किलिंग के लिए हमने 1 डजन कोर्स बनाए, लगभग 11 तो बन चुके हैं, जिसमें सभी स्पेस सेक्टर के डोमेन्स को हम कैप्चर कर रहे हैं। 11 कोर्सों में जैसे 3 कोर्स लॉन्च व्हीकल प्रोपल्शन सिस्टम में हैं, मिशन डिजाइन के सहित, 2 सैटेलाइट से हैं डेडिकेटेड, 3 स्पेस एप्लीकेशन में हैं। तो इनमें भरपूर मात्रा में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्पेस पॉलिसी पे है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वर्कशॉप भी कराते हैं हम, मॉडल रॉकेटरी वर्कशॉप, ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। 11 बन गए हैं कोर्स और 11 इम्प्लीमेंट किए, पूरे की पूरी क्लास भर के जा रही है इसमें। इसको फर्दर स्केलिंग कर रहे हैं हम अवार्डिंग एंड असेसिंग बॉडी हैं, तो ये क्रेडिटाइज कोर्स है। इसके बाद में हमको आता है कि स्टूडेंट नेक्स्ट जनरेशन को कैसे लाएं। तो नेक्स्ट जनरेशन को हम स्पेस सेक्टर में लाने के लिए बीटेक माइनर का सिलेबस बनाया, जिसको AICTE ने अप्रूव कर दिया है। तो वो अवेलेबल है ताकि बीटेक में पढ़ें बच्चे, एमटेक में पढ़ें, PhD करें इसमें। तो इस सेक्टर को भी बहुत अच्छी तरह से देखा जा रहा है, और इसमें बच्चे इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि स्किलिंग में कोर्स लेने में, कि एक क्लास में 90, 140 ऐसे बच्चे रजिस्टर हो रहे हैं। और अभी तक देखा जाए 14 इंस्टीट्यूशन ने अडॉप्ट कर लिया है, 1200 से ज्यादा बच्चे इस पढ़ रहे हैं। तो आप देखो, हम स्किलिंग लेके से, कैपेसिटी बिल्डिंग से, इस एजुकेशन से लेके, तो उन बच्चों को यही नहीं है कि हम थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इमर्शन प्रोग्राम बनाया है, ताकि वो जाके हमारे टेक्निकल सेंटर में 1 हफ्ते तक जाके वो सीख सके क्या क्या होता है। इसके बाद वो अगर ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग के लिए भी हमने प्रोग्राम बनाया है कि उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो वो भी हम कर रहे हैं। तो प्लस उनका प्लेसमेंट है। तो ये सारा करके हम उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से लेके फुल एम्बिट ऑफ स्पेस एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, हम कैपेसिटी बढ़ सके ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके। और इसके साथ साथ हम और प्रैक्टिकल के लिए उनको कैनसेट एंड मॉडल रॉकेटरी के कंपटीशन भी हमने इम्प्लीमेंट किए, जिसमें 80 टीमें अभी भाग ले रही हैं, जो 28, 29, 30 अक्टूबर को कुशीनगर यूपी में होगा। तो हम क्या अनकनेक्टेड रीजन को भी कर रहे हैं, स्किलिंग भी कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और ये कैनसाई सैटेलाइट बोलते हैं हम, लेकिन वो 7U सैटेलाइट है, वो बड़ा है, 7065 क्यूबिक सेंटीमीटर का सैटेलाइट वो बना के उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं। वो लॉन्च करेंगे हम 1 किलोमीटर, फिर पढ़ेंगे सारा टेलीमेट्री, टेलीकमांड, कंट्रोल सिस्टम सब सीखते हैं वो। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने फुल एम्बिट ऑफ स्पेस को हमने कवर किया है और कवर करने की कोशिश किया है। तो हम इससे देखते हैं कि इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है देश में स्पेस सेक्टर को लेकर।
और अब बात करेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में अगस्त माह में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। विश्वव्यापी वेब दिवस हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है, जो आधुनिक समय की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांतियों में से एक है। वेब का आविष्कार 1989 में ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक सर टिम बर्नर्स ली ने सर्न में काम करते हुए किया था। उनका लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली बनाना था जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सहजता से जानकारी साझा करने में सक्षम बनाए। यह दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि वेब ने हमारे जीने, सीखने, काम करने और जुड़ने के तरीके को कितनी गहराई से बदल दिया है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। यह दिन सर रुडोल्फ डीजल के शोध कार्य की हमें याद दिलाता है, जिन्होंने 1893 में मूंगफली के तेल का उपयोग करके एक डीजल इंजन सफलतापूर्वक चलाया था, जिससे जैव ईंधन की अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में क्षमता का प्रदर्शन हुआ था। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हाथियों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के बारे में हमें जागरूकता प्रदान करता है। 13 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान का संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन और उन्नत कैमरों की मदद से फोटोग्राफी ज्यादा सुलभ हो गई है। अक्षय ऊर्जा दिवस भारत में हर साल 20 अगस्त को एक स्थायी भविष्य के निर्माण में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारत 23 अगस्त 2025 को अपना दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। परमाणु हथियारों के परीक्षण से जुड़े खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और परमाणु विस्फोटों से मुक्त दुनिया को बढ़ावा देने के लिए हर साल 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ विज्ञान भारती का ये अंक संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए उत्साह और नए विचारों के साथ। आलेख डॉक्टर मनीष मोहन गोरे, वरिष्ठ वैज्ञानिक, CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा, मनोज माइंडकर और नीलम मलकानिया को दीजिए अनुमति। नमस्कार।